पीएम मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि विपक्ष के लिए उनकी रणनीति के आगे टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस को सबसे बड़ा दर्द दिया है। दरअसल मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस के लोग आज इस हद तक जा चुके हैं कि उन्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका सम्मान देश का सम्मान है। पीएम मोदी किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो वो बीजेपी के नेता बनकर नहीं जाते, वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे देशों का दौरा करते हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बात से तकलीफ है कि पीएम मोदी की वजह से भारत का डंका दुनिया में क्यों बज रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इसी तरह भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ता रहा तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसीलिए भारत के मान सम्मान को भी कांग्रेस बचा नहीं पा रही, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जब बात भारत की हो तो एकजुट होकर विपक्ष की सरकार और अपने देश के प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और प्रतिष्ठित सम्मान जुड़ गया, लेकिन कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा। दरअसल इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांद आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया। ऐसे में इंडोनेशिया द्वारा पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने पर एक और जहां बधाइयां मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी इतिहास में ऐसे इकलौते नेता के तौर पर याद किए जाएं जिन्होंने अवार्ड और सम्मान पाने के लिए दुनिया भर की यात्राओं में टैक्स देने वालों का हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। इसके उलट साम्राज्यवाद विरोधी सोच, लोकतंत्र और गुट निरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान इतना अहम था कि उनके निधन के दशकों बाद भी उनकी विरासत का सम्मान किया जाता है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि जिस अवार्ड का जश्न आज मोदी जी के समर्थक मना रहे हैं, वही अवार्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1995 में मरणोपरांत दिया गया था। यही पुरस्कार बीजू पटनायक को भी इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि ये उनके ठोस कार्यों के लिए था, न कि लॉबिंग के माध्यम से। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस अब किसी तरह से भी घटिया राजनीति पर उतर आई है। मतलब जो अवार्ड नेहरू को मिला उसको लेकर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये अवार्ड उन्हें उनके ठोस कार्यों के लिए दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी को उनके ठोस कार्यों के लिए नहीं बल्कि लॉबिंग के माध्यम से दिया गया है। मतलब कांग्रेस अब दूसरे देशों की सरकारों पर भी निशाना साध रही है। हाल ही में पीएम मोदी को सेशल्स में मिले अवार्ड को लेकर भी कांग्रेस तिलमिला गई थी। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी को भी कोई अवार्ड दीजिए, वो दौड़े चले जाएंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिल रहे सम्मान से भी कांग्रेस को तकलीफ है। वहीं अगर आप दर्शक ये मानते हैं कि पीएम मोदी के हाथों में ये देश सुरक्षित है तो कमेंट में यस और गुड पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष मुश्किल में फंस गया है और कैसे कांग्रेस हो गई है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कांग्रेस जो आज दुनिया में भारत को मिल रहे मान सम्मान से चिढ़ी हुई है, उसके नेता तंज कस रहे हैं और तिलमिलाए हुए हैं। उसे ये देखना चाहिए कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता पीएम मोदी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करने के साथ ही पीएम मोदी ने विदेशी सरजमी पर अपनी स्पीच का 21वां आंकड़ा छू लिया है। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत की बढ़ती धमक का जीता जागता सबूत है। लेकिन दुनिया के नक्शे पर भारत की धमक से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। इसीलिए तो कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को इंडोनेशिया में मिल रहे सम्मान से तिलमिला गए और पीएम मोदी को नीचा दिखाने वाला बयान दे रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत भी एक्स पर पोस्ट कर लिख रही हैं कि पीएम मोदी को कोई भी अवार्ड दीजिए, वो दौड़े चले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ गया है। चर्चा है कि फडणवीस के दिल्ली दौरे में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के एनडीए में आने पर फैसला हो सकता है। शरद की पार्टी के एनडीए में शामिल होने या फिर कांग्रेस में विलय की चर्चा काफी समय से चल रही है। अगर शरद पवार की पार्टी एनडीए में आती है तो सुप्रिया सुले मंत्री बन सकती हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मंगलवार को राम मंदिर ट्रस्ट और महाराष्ट्र सरकार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट में करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं की कानूनी जांच की मांग की।
दर्शकों, विपक्ष के नेता जो कभी राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, वो भी अब राम मंदिर मामले पर राजनीति कर रहे हैं और मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का कोई नेता 200 करोड़ रुपए का घोटाला का दावा कर रहा है तो कोई 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहा है। दर्शकों, कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर 4 मांगे की हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। देशवासियों का मानना है कि इस्तीफों और सीमित कार्यवाही के जरिए पूरे मामले की लीपापोती कर असली गुनाहगारों को और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और शंकराचार्यों, धर्माचार्यों, संतों और धार्मिक प्रतिनिधियों को शामिल कर नया ट्रस्ट गठित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी पर जनता भरोसा नहीं करती है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। राम मंदिर के लिए मिले नकद और वस्तु रूप में चंदे का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राम मंदिर ट्रस्ट, बीजेपी, आरएसएस पर तीखा हमला बोला। पवन खेड़ा ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और उसके फैसलों पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि जब राम मंदिर का पूरा ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में हो तो उसके लिए किसी के भी फैसले या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसी कारण लोगों का भरोसा लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने राम मंदिर को बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट बताया है। पवन खेड़ा के अनुसार राम मंदिर का पूरा प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट है जिसमें जवाबदेही का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में अनियमितताएं हो रही हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मुंह में राम बगल में छुरी, बीजेपी से ज्यादा किसी पर फिट नहीं होता। प्रभु श्री राम मंदिर को लूट लिया। सरेआम बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो में हनुमान जी का अपमान किया गया और फिर ये ढोंगी मंच से धर्म पर सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये आरएसएस बीजेपी वाले हमारे धर्म के नाम पर कलंक है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले विपक्ष राम मंदिर पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 दशकों में बीजेपी ने इस मुद्दे को केवल चुनावी नारा नहीं, अपनी वैचारिक पहचान का केंद्र बनाया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लगने लगा था कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द राजनीतिक अध्याय लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन हाल ही में राम मंदिर चढ़ावे में चोरी और अनियमितताओं के आरोप के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। लेकिन सीएम योगी ने भी ऐसा पलटवार किया है कि जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सवाल उठाने पर सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने कहा कि जो कांग्रेस कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके घड़ियाली आंसू बहा रही थी। अब वही लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या से हो गई? आस्था की बातें राम भक्त बोले, इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। ये बोल सकते हैं लेकिन कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। जो राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वो कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो लोग हिंदू विरासत के धर्मस्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे, वो किस आस्था की बात कर रहे हैं? जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के यही 2 मुद्दे बचे हैं। आज इसके साथ ही सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड के जरिए लूट का मुद्दा भी उठाया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस नेताओं का मुंह बंद है। वक्फ बोर्ड के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन बेच दी गई, वक्फ के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए की लूट हो गई, लेकिन सपा और कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया। तो देखा आपने कैसे वक्फ बोर्ड के घोटालों पर चुप रहने वाले कांग्रेस और विपक्ष को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोज कर दिया है। सवाल है कि जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता क्यों वक्फ बोर्ड के घोटालों पर चुप है? भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब कांग्रेस ने इस वक्त अपने नेता कपिल सिब्बल को मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस लड़ने के लिए भेज दिया है। तब उस वक्त के कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब राम मंदिर में कुछ कर्मचारियों ने चढ़ावा चोरी की है, तब कांग्रेस जमकर राजनीति कर रही है और राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और बोल रही है कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का ठेका नहीं है। लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य आयोजन 22 जनवरी 2024 को होना था, तब इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया था। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर राम मंदिर के कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का बताया था और कहा था कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। जयराम रमेश ने यह भी कहा था कि हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। मतलब तब जब अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की बारी थी, तब कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया।
और ये कह दिया कि धर्म एक निजी मामला है और राम मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट तक बता दिया। लेकिन अब राम मंदिर के मुद्दे पर पवन खेड़ा से लेकर जयराम रमेश सब बीजेपी को घेरने में लगे हैं। लेकिन ये लोग वक्फ बोर्ड पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड पर लगातार आम लोगों का जमीन हड़पने का आरोप लगता रहता है। सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी लाया था, जिसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और सिब्बल जैसे वकील नए वक्फ कानून पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। दर्शकों, वक्फ बोर्ड के घोटालों पर चुप रहने वाले लोग जब राम मंदिर पर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो सवाल उठेगा ही ना कि क्या राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। और इसी को लेकर पुलिस की शिकायत पहुंची है, जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। दर्शकों, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर राज्य की योगी सरकार ने एक्शन भी लिया है, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने सोमवार को एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर चोरी का खास पैटर्न बन गया है और बीजेपी आरएसएस सत्ता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि इन सभी पूजा स्थलों पर चोरी की बढ़ती घटनाएं एक खास पैटर्न की ओर इशारा करती है। पैटर्न यह है कि बीजेपी और आरएसएस के लिए धर्म सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने और खुद को अपने लोगों को अमीर बनाने का एक जरिया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस नेता अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे, तो पवन खेड़ा ने कहा कि इससे क्या फायदा होगा। ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में डकैती हो रही है, इस प्रोजेक्ट में कोई जवाबदेही नहीं है। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर पवन खेड़ा ने राम मंदिर को बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट बता दिया। वहीं इससे पहले राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के बारे में कई विपक्षी नेताओं के दावों को लेकर अयोध्या पुलिस को पत्र लिखे जाने के लिए विश्व हिंदू परिषद पर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर हर दिन नए आरोप और नए सबूत सामने आ रहे हैं। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो में कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि चोरी के सबूत प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव से मांगे जाएं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि चोरी एक पक्ष करे और सबूत दूसरे पक्ष से मांगे जाएं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अयोध्या के डीसीपी आशुतोष तिवारी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में प्रियंका गांधी वाड्रा, राम गोपाल यादव, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं के हालिया बयानों पर आपत्ति जताई गई है और पुलिस से कार्यवाही की मांग की गई है। डीसीपी को लिखे गए लेटर में आलोक कुमार ने विपक्षी नेताओं के उन दावों की जांच करने को कहा जिनमें राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की बात कही गई है। इसके साथ ही वीएचपी ने पुलिस से कहा कि इन नेताओं को तलब करके आरोपों को साबित करने के लिए कहा जाए। इसी को लेकर पवन खेड़ा तिलमिला गए हैं कि राम मंदिर पर आरोप लगाने वालों की कहीं पुलिस पोल न खोल दे। इसीलिए पवन खेड़ा वीएचपी को लेकर कह रहे हैं कि उनका एकमात्र मकसद अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए हिंदू समाज को भावनात्मक रूप से गुमराह करना है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की आलोचना करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें हिंदू समुदाय का ठेकेदार बनना बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे संगठन हिंदू समाज की चिंता करना बंद कर देंगे तो क्या इस देश में हिंदुओं का अस्तित्व बचेगा? अगर बीजेपी हिंदू समाज की चिंता करना छोड़ दे तो क्या इस देश में हिंदू समाज की फिक्र करने वाला कोई राजनीतिक दल बचेगा? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनके दल के नेता और तब के पीएम मनमोहन सिंह कहा करते थे कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का मुसलमानों का पहला हक है। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई होती तो क्या कांग्रेस राम मंदिर बनवा पाती? नहीं। राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले, राम मंदिर को बनवाने वाले विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस नहीं लेगी हिंदू समाज का ठेका, तो वो पार्टी लेगी जिसके नेता कपिल सिब्बल ने राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। वहीं राम मंदिर मामले को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं और चोरी करने वालों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबरी ढांचा का समर्थन करने वालों को अब भारत की आस्था की चिंता नहीं है। दर्शकों, शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल इतने खास आदमी हो गए हैं कि सादगी और सरलता की मिसाल कहे जाने वाले बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के शीश महल को मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर में बदलने जा रही है। यहाँ देश विदेश से आए वीवीआईपी मेहमान ठहराए जाएंगे। गौरतलब है कि केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते सरकारी आवास को बीजेपी शीश महल कहती है, क्योंकि केजरीवाल ने इस पर 45 करोड़ खर्च कर आलीशान सुविधाएं बनवाई थी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद में विपक्षी नेताओं के राजनीतिक स्वर बदल रहे हैं। राम मंदिर को बनाने के विरोध में रहे इन विपक्षी नेताओं को अचानक हिंदुओं की आस्था की चिंता सताने लगी है। मगर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने इन्हीं विपक्षी नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा दिया है। लखनऊ में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिएगा कि लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि क्योंकि जब आप लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने विरासत को संजोया है, इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं।
वहीं नितिन नबीन के इस बयान पर अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है। बीजेपी के एक्स हैंडल से शेयर करते हुए नितिन नबीन के बयान पर कमेंट कर अरविंद केजरीवाल ने नितिन नबीन से पूछा कि आप कौन हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को उनकी टिप्पणी भारी पड़ गई, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि पीएम मोदी और सोशल मीडिया यूजर्स तक ने केजरीवाल को करारा जवाब दे दिया। नितिन नबीन कौन है? अरविंद केजरीवाल के इस सवाल के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि उसे अरविंद केजरीवाल और दिए जवाब के रूप में देखा गया। पीएम मोदी ने पत्रकार पीयूष पद्माकर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा कि ये सादगी और सरलता हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। दरअसल पत्रकार पीयूष पद्माकर ने नितिन नबीन को अपना पुराना दोस्त बताते हुए पुराना किस्सा साझा किया। वहीं इस पोस्ट में पीयूष पद्माकर ने लिखा कि मैं और नितिन दोनों दिल्ली में ही पढ़ते थे। वो विधायक के बेटे थे, लेकिन घमंड एक पैसे का नहीं। इस पोस्ट में आगे की जर्नी को भी साझा किया। वहीं पीएम मोदी के इस पोस्ट को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आपने नितिन जी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश जानना चाहता है कि श्री राम मंदिर में हुई चोरी, जमीन घोटाले और निर्माण में कमीशन खोरी करने वालों को क्यों बचाया जा रहा है, उन्हें सख्त सजा कब मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी मोर्चा संभाल लिया और इसे केजरीवाल का अहंकार बताया। लेकिन गुप्ता ने नितिन नबीन का परिचय देते हुए केजरीवाल से सीधे तौर पर कहा कि आप हताश और निराश हैं, इस बात से सभी अवगत हैं, लेकिन लगता है आपका अहंकार अभी भी सातवें आसमान पर है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी केजरीवाल के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि मैं याद हूं कि नहीं। आपको बता दें, प्रवेश वर्मा ने ही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर दिल्ली से बाहर का रास्ता उनको दिखाया था। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें